नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश के करीबी पर 4 दिन तक चली आईटी की रेड। जैनेंद्र यादव के घर 4 दिनों तक चली आईटी की रेड। बड़ी खबर लखनऊ से, जैनेंद्र यादव को लेकर बैंक पहुंची थी इनकम टैक्स आईटी अधिकारी पहुंचे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव करीबी जैनेंद्र यादव पर आईटी की जांच। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव के करीबी जैनेंद्र यादव पर आईटी की जांच। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश के करीबी माने जाते हैं जैनेंद्र यादव। 4 दिन तक चली आईटी की रेड और अब और भी कागजात और सबूत खंगाले जा रहे हैं। बैंक के लॉकर भी खंगाले गए, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, अखिलेश के करीबी जैनेंद्र यादव पर आईटी की रेड पड़ी है। और हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, हवाले का पैसा पहुंचने की भी अब जानकारी मिल पा रही है जैनेंद्र के पास, क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इनकम टैक्स से रेड मारी है और वो तमाम तरीकों से उन सारे तरीकों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पैसा इनके पास आया, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है नरेंद्र यादव नीतू का, ये बैकग्राउंड बहुत मतलब पहले से जमीनी इंसान थे, कर्मचारी हुआ करते थे विकास प्राधिकार में। उसके बाद अचानक ये बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं और अखिलेश यादव के नजदीक हो जाते हैं। तो इन सारे पहलुओं को देखते हुए ये जो इनके पास जो पैसा जो बरामद हुआ, जिसके दस्तावेज बरामद हुए, उन सब पर जांच की जा रही है। ये निश्चित से माना जाता है कि हवाला के जरिए पैसा इनके पास आ रहा था, लेकिन ये कौन लोग थे जो हवाला से पैसा पहुंचा रहे थे, क्यों उन्होंने पैसा पहुंचाया, इससे भी जांच की जा रही है, ये पूछताछ की जाएगी। अनिल, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आईटी की जो टीम है वो बैंक लॉकर्स भी खंगाल रही है, कागजात भी खंगाल रही है, और क्या डॉक्यूमेंट्स मिले? देखिए, इनके पास अनाप शराब संपत्ति है, मतलब बेनामी संपत्ति का दस्तावेज मिले हैं। और ये भी कहा जाता है कि बेनामी संपत्ति के अलावा बड़े स्तर पर गोल्ड का भी मामला इनके पास आया है सामने। तो इस तरीके से जिस तरीके से अब इनके यहाँ पे रेड डाली गई है, इसको वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता इस पे एक सियासी मोड़ दे रहे हैं। उनका कहना है कि चूंकि चुनाव सामने है और अखिलेश यादव के साथ जनता जोड़ रही है, तो ये इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है कि जहाँ पे इस तरीके से रेड डाली जा रही है इनके नजदीक, ताकि वो जो उनके समर्थक है उन पर ये आरोप लगे कि वो कहीं से अलग गैर तरीके से अलग पैसा उगाही करते थे, जिसके कारण के यहाँ से पैसा मिला। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अखिलेश के करीबी जैनेंद्र यादव पर आईटी की रेड पड़ी है। बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से। यूपी में अब एक दूसरे की सुरक्षित सीटों पर सेंधमारी वाली राजनीति शुरू हो गई है। बहुजन समाजवादी पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी इसी कवायद में जुट चुकी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र जिले का दौरा करने पहुंचे, जहां सीएम बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उसमें सबसे खास सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की सौगात रही। इसके अलावा सीएम योगी ने 50 बेड का आयुष अस्पताल, विद्यालय भवन, पीडब्ल्यूडी की कई सड़कें और पाइप पेयजल परियोजना शामिल हैं। सीएम ने करीब 50 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें घोरावल विधानसभा क्षेत्र के 20 परियोजनाओं का लोकार्पण, सदर विधानसभा क्षेत्र की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और दुद्धी विधानसभा की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। जहां सीएम योगी ने सोनभद्र में सौगातों की बौछार लगा दी, वहीं अपने संबोधन में विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा और बरसे। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकार में भ्रष्टाचार था, चाचा भतीजा मिलकर रिश्तेदारी निभाते थे। और क्या कहा सीएम ने, सुनिए आप भी। ये जन विश्वास यात्रा इन कार्यों की उपलब्धियों को लेकर के आपके बीच आई है। आपने आशीर्वाद दिया,
हर गरीब को मकान मिल रहा है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को शौचालय मिल गया है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब के घर में बिजली का लट्टू लटक करके बिजली दे रहा है। आपने आशीर्वाद दिया, हर गरीब को पेंशन की सुविधा से जोड़ने का कार्य हुआ और पेंशन की राशि भी दुगनी कर दी गई। आपका इशारा समझते ही विकास की योजना को लेकर के आपके पास पहुंचती है। और दूसरी तरफ ये लोग भी थे, कोई नौकरी निकलती थी तो महाभारत के सारे रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। कहां चाचा, कहीं भतीजा, कहीं और कोई नातेदारी रिश्तेदारी, ये सभी निकल पड़ते थे वसूली पे। प्रदेश के युवा उससे वंचित रह जाता था। कहां वे लोग? पर्व और त्योहार आते ही दंगे प्रारंभ हो जाते थे और माफिया हावी हो जाते थे सभी संसाधनों पर। ये जन विश्वास यात्रा एक बार फिर से आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर जनपद में, हर विधानसभा क्षेत्र में निकालने की कार्रवाई हो रही है। मैं आभारी हूं आप सबका। आपने यहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चारों विधायक जिताए थे। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को जिताने की अपील के साथ यह जन विश्वास यात्रा आपके पास आई है। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की लगातार मांग भी की जा रही है। वहीं बीते 3 महीनों में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 2 बार लखीमपुर खीरी आ चुके हैं। आज भी सीएम भूपेश बघेल जिले में पहुंचे और इस दौरान भूपेश बघेल ने किसानों की समस्याओं और उनके अधिकारों के संबंध में किसान रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब सभी रिपोर्ट में बताया गया कि केंद्रीय राज्य मंत्री दोषी हैं, तो फिर भी उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। वहीं भूपेश बघेल अब लखनऊ पहुंच चुके हैं, जहां वे प्रियंका के साथ चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। वहीं इसी लखीमपुर खीरी में भी वो पहुंचे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से अविनाश सीधा जुड़े हुए हैं। अविनाश, सीएम भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी भी 2 बार दौरा कर चुके हैं, वहां पर किसानों को संबोधित भी किया और आज प्रियंका के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा भी करने वाले। क्या कुछ ताजा जानकारी, सीएम भूपेश बघेल की आगे की रणनीति क्या होने वाली? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। आज पहले तो लखीमपुर संकल्प यात्रा में कार्यक्रम पे वहां शामिल हुए, उसके बाद ठीक यहाँ पर किसान रैली संबोधन को यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ठीक पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे, अभी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का संबोधन चल रहा है। कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना संबोधन देंगे। इससे पहले वो लखीमपुर से बस कुछ ही देर पहले अभी इस मंच पे यहाँ पहुंचे हैं। अगर कार्यक्रम की अगर बात करें तो किसान रैली का ये कार्यक्रम है और इसके सहयोग वो इस कार्यक्रम में भी शामिल। ठीक पीछे आप हमारे देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर किसान के साथ यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। और मंच की अगर बात करें तो उस मंच पे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस पूरे मंच में मौजूद है और अभी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का संबोधन चल रहा है। इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर बात करें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव की जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई, ऐसे में भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश से कई बार दौरे पर पहुंचे थे। तो ऐसे में इस तरीके से 2022 की रणनीति तय करनी है, कांग्रेस को कैसे मजबूत करना, इन सब पे आज चर्चा इस बैठक के जरिए। और अविनाश, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर भी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेश बघेल के सिर पर दी गई है। किस तरीके से रणनीति को तैयार करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरीके से लुभाएंगे कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए?
उसने कहा कि किस तरीके से विशेष सजन को उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, ऐसे में लगातार एक के बाद एक विशेष बघेल कर रहे संकल्प रैली की बात करें या किसान रैली की बात करें, तो कई कार्यक्रम जो है वहां पर वो शामिल हो रहे हैं। उनके साथ साथ जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीधे हमारे संवाददाता लखनऊ से अविनाश जुड़े हुए थे, जो कि वहां की लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है। दोनों ही पार्टियों का रवैया ज्यादातर दिखावटी होता है, जबकि बसपा की सरकार में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक आत्मनिर्भरता के लिए काफी प्रयास किए गए, जिन्हें अब विरोधी पार्टियां भुना रही हैं। मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा कि देश में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, किंतु वो अभी भी काफी अधिकारों से वंचित हैं, जबकि उन्होंने कानूनी अधिकार देकर सशक्त बनाने के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काफी योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से डराने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने परिवार के 2 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव आई है। डिप्टी सीएमओ ने भी इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की बेटी के बुखार आने पर कल यानी मंगलवार को उसका टेस्ट हुआ था, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद जब परिवार से जुड़े अन्य लोगों का कॉन्टैक्ट टेस्टिंग के आधार पर डिंपल यादव का सैंपल लिया गया, तो आज उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। अमेठी में सड़क की सियासत अब न्यायालय तक पहुंच चुकी है। गौरीगंज विधानसभा की 2 सड़कों के निर्माण को लेकर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अब लखनऊ पीठ में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ ने सरकार के अधिकारियों से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। न्यायालय में मामला जाने पर पहले सपा विधायक ने अधिकारी से लेकर सदन तक सड़क निर्माण की मांग उठाई थी। विधायक राकेश प्रताप सिंह का कहना है कि बीजेपी सरकार ने उनके क्षेत्र में विकास का कार्य होने ही नहीं दिया और ना ही उनकी किसी मांग को मंजूरी दी। इसके बाद सपा विधायक ने खुद ही अपने समर्थकों के साथ सड़क का पुनर्निर्माण कराया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। मैं लगातार पिछले 3-3.5 सालों से संघर्षरत रहा। सड़क से लेके सदन तक, अधिकारी से लेके मंत्री तक मैंने अपनी बात को उठाई, लेकिन कहीं नहीं सुनी गई। तो मैंने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा भी दिया, अनशन किया, आमरण अनशन किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अपील पे आमरण अनशन को समाप्त कर स्वयं सड़क बनाने का निर्णय लिया क्षेत्रवासियों की सहभागिता से। तो उसको भी, उसमें भी जिला प्रशासन द्वारा बाधा डाली गई और काम को रुकवा दिया गया, मेरी गिरफ्तारी की गई। तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय के सदन में जाना उचित समझा और वहां शनिवार को मैंने PIL दाखिल की। अगले कुछ ही महीने में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमूमन कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आने वाले हरीश रावत ने कुछ ऐसे ट्वीट सामने आए हैं जो हाईकमांड से उनकी नाराजगी दिखाते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान के रवैये पर उंगली उठाते हुए कुछ ऐसा भी लिख दिया है जिसे कुछ लोग उनके रिटायरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि ना अजीब सी बात है, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर के खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। तो वहीं बीते दिन राजधानी लखनऊ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ही यूपी के संगठन पर सवाल खड़े कर दिए। कमलनाथ ने कहा कि यूपी में पहले इस तरह का संगठन था जो कभी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकता था। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ ऐसे ट्वीट किए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत,
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट बताते हैं कि अब उनकी रिटायरमेंट का समय आ गया है, ऐसा जोड़कर भी देखा जा रहा है। कुछ अलग तरीके के ट्वीट उन्होंने किए। बिल्कुल, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए तो उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा कद रखते हैं और भाजपा और कांग्रेस तमाम दलों में इनकी स्वीकार्यता भी है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में ही गुटबाजी इतनी ज्यादा हावी है कि जिस संगठन के वो एक मुखिया के तौर पर, अभिभावक के तौर पर काम कर रहे हैं, अब वहीं से उनके रिटायरमेंट जैसी बातें सामने आ रही है। हालांकि एज फैक्टर को अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर यह उनका अंतिम चुनाव होगा एज के हिसाब से, क्योंकि आने वाले समय में उनकी राजनीति किस ओर जाती है ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि 2022 आम चुनाव को लेकर लगातार हरीश रावत मुख्य भूमिका में है और प्रदेश भर के दौरे भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में जिस तरह से ट्वीट हरीश रावत के सामने आई है, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को बयां किया है, उसके कई निहितार्थ इस वक्त निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि विपक्षी दलों को साधना तो दूर, कांग्रेस संगठन अपने आप को ही एकजुट नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त आम चुनाव की, उनको इस तरह के पोस्ट करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा क्या यह भी माना जा रहा है कि हरदक को फ्री हैंड चाहिए क्योंकि उन्हें काम करने से रोका जा रहा है, ऐसा उनके ट्वीट कह रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से हरीश रावत ने आम चुनाव में उतरने से पहले राष्ट्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर साफ तौर पर मांग की थी कि उनको पंजाब प्रभारी के पद से हटाया जाए, जिसके चलते वो फुल टाइम उत्तराखंड की राजनीति पर फोकस कर चुके और केंद्रीय आलाकमान ने माना और उनको पूरी जिम्मेदारी उत्तराखंड की सौंपी गई। अब जब उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी आचार संहिता कभी भी प्रभावी हो सकती है और ऐसे में हरीश रावत लगातार प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं, अब उनकी तरफ से इस तरह का पोस्ट डालना कि राजनीतिक समुद्र में तैरना भी जरूरी है, लेकिन इस सियासी तैरने से पहले कई मगरमच्छ ऐसे हैं जिनके नुमाइंदे उनको रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके इस ट्वीट को उनके रिटायरमेंट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव की अगर बात की जाए तो खुद हरीश रावत कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि 2022 का चुनाव जो होगा वो सियासी तौर पर उनका अंतिम चुनाव होगा और इसके बाद वो शायद ही जो एक राजनीतिक गलियारा होता है उसमें घूमते हुए नजर आए। जरूरी है कि वो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कल क्रिकेट खेलते समय लगी चोट के बाद अब हाथ में हायर लाइन फ्रैक्चर सामने आया है। सीएम धामी के बाएं हाथ में लगी चोट में हो रही दर्द का इलाज कराने दून अस्पताल वो पहुंचे, जिस दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव एस संधू भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीएम के हाथ में हेयर लाइन फ्रैक्चर आया है, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स ने प्लास्टर पहनते हुए उसे 4 हफ्तों तक पहनने की सलाह दी है। सीएम ने बड़ी सरलता के साथ मीडिया के समक्ष ये जानकारी देते हुए कहा कि वो अपना काम जारी रखेंगे और प्लास्टर भी पहनेंगे। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर में चिंताजनक कोई भी बात नहीं है, पर सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्रैक्चर होगा, लेकिन आज अभी सुबह एक्सरा हुआ है तो उसमें फ्रैक्चर निकला। डॉक्टरों ने प्लास्टर कर दिया और कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक जो है प्लास्टर रहेगा, तो कोई नहीं, छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। उनके हाथ में 4th फिंगर के बेस पे हेयर लाइन फ्रैक्चर है, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, उनको डायबिटीज़ है, कंट्रोल्ड है, तो प्लास्टर, कच्चा प्लास्टर दिया गया है। हफ्ते भर बाद स्वेलिंग कम होने पे उसको पक्का कर दिया जाएगा। 4 वीक के बाद प्लास्टर हटा के थेरेपी शुरू कराएंगे। बाय 2.5 मंथ्स ही शुड बी फुली फंक्शनल पूरा। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा कोटद्वार होते हुए आज दोगड्डा ब्लॉक पहुंची। यहां यमकेश्वर की विधायक ऋतु खंडूरी ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। वहीं भाजपा की विधायक ऋतु खंडूरी ने कहा कि हमने यमकेश्वर विधानसभा में उनके विकास कार्य किया है, जिसकी वजह से मैं आश्वस्त हूं कि अभी 2022 में यमकेश्वर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की सीट पक्की है। 2022 निकल पड़ी थी हरिद्वार से कोटद्वार होते हुए मेरे क्षेत्र दुगड्डा में पहुंच रही है और लोगों के बीच में बहुत उत्साह है। हमारी जो युवा मुख्यमंत्री है उनके प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यशैली पर विश्वास है और जिस तरह का आप हुजूम देख रहे हैं यहाँ पर, इससे लगता है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त विश्वास है और 22 में 60 के पार सीटें लेकर हम लोग आएंगे। हरीश रावत जी के रूप में एक भ्रष्ट नेतृत्व, जिसने राज्य की महिमा को खंडित करने का काम किया, जिसने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, एक बार फिर वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है के साथ। और खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ की बताते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान रैली को संबोधित कर रहे हैं। वापस हो सकता है।
को अपने लिए वोट मांगते हैं और हम आपके लिए वोट मांगते हैं। फर्क केवल इतना है। आदरणीय साथियों, बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप अपने मुद्दे पर मतदान करिए। चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सब अपने मुद्दे पे वोट करिएगा। किसी घराने के लिए नहीं, अपने आप को जिताने के लिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ताकत देने का काम करती है। देश में जितना भी लोगों को अधिकार संपन्न बनाने का काम किया केवल कांग्रेस ने किया। जब महिलाओं पे अत्याचार हो तो प्रियंका जी उनके साथ खड़ी होती है। जब दलितों पे अत्याचार हो तो प्रियंका जी उनके साथ खड़ी होती है। जब आदिवासियों पे अत्याचार हो तो प्रियंका जी उनके साथ खड़ी होती है। और जब किसानों को गाड़ियों से रौंदा जाता है तब प्रियंका जी उनके साथ खड़ी होती है। इस प्रदेश में और कोई दूसरा नेता बताइए जो किसी के दुख दर्द में खड़े हों। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी सरकार बनाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और इस प्रदेश में परिवर्तन लाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।